Good afternoon, students. Yesterday I have told you about the monohybrid cross and two examples relating to the monohybrid cross, that is law of dominance and the law of segregation. Now the results of the monohybrid cross which were given by the Mendel, and the following are the results. Number 1, F1 plants produced by the cross between two plants pure for the contrasting trait of a character are similar and expresses only one contrasting trait, that means they resembles only one parent. None is intermediate between two. आपको मैंने बताया कि डोमिनेंस था चाहे सेग्रीगेशन था, आपने बताया कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है वो प्योर होती है, जैसे कि ये प्योर टॉल हैं, ये प्योर ड्वार्फ हैं. टॉल एंड ड्वार्फनेस इज द करेक्टर ऑफ हाइट and both are similar, they are homozygous, whether they are tall, whether they are dwarf. But when F1 generation comes, they resemble only one parent, that is tall. Genotypically they are different, but they resemble only one parent. None of them is intermediate between them. ऐसा नहीं है कि ये टॉल था, ये जैसे 10 मीटर का था, ये 8 मीटर का था, ये बीच में 7 मीटर की हाइट आ जाती है. दैट रिजेंबल्स ओनली वन पेरेंट. एक उसने ये जो है रिजल्ट निकाला. दूसरा रिजल्ट जो था, सेकंड रिजल्ट था, दैट इज इट डज नॉट मीन विच पेरेंट प्रोवाइड्स मेल गैमीट एंड विच पेरेंट प्रोवाइड्स फीमेल गैमीट. The results will remain the same. In other words, reciprocal crosses produce similar F1 plants. इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए ये मेल पेरेंट है जो कि कैपिटल टी है और ये फीमेल पेरेंट है जो कि स्मॉल टी है, तो इससे जो F1 रिजल्ट्स आए वो कैपिटल टी स्मॉल टी आए. अब मान लीजिए कि ये जो स्मॉल टी था ये मेल पेरेंट हो जाता है, ये जो कैपिटल वाला था ये जो है वो फीमेल पेरेंट हो जाता है, तब भी जो है रिजल्ट जो वो सेम होंगे. इस टाइप के क्रॉसेस को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस. ये दूसरा उसने रिजल्ट निकाला. थर्ड रिजल्ट वाज both the contrasting trait appear in the F2 plants, क्योंकि उसने देखा कि F1 प्लांट्स में जो है वो एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेट अपीयर हुआ जो कि टॉल था, वो ड्वार्फ वाला भी नहीं हुआ. मगर जब F2 जनरेशन आई तो उसमें टॉल इंडिविजुअल्स भी आ गए और ड्वार्फ इंडिविजुअल्स भी आ गए. सो बोथ द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, दैट इज प्योर टॉल एंड द ड्वार्फ, दे अपीयर इन द F2 generation, that is capital T small t. Okay, now fourth जो उसने रिजल्ट निकाला, that is the contrasting traits of a character expressed in the F1 plants appear in the 3/4 of the F2 plants. इसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट जो थे वो F1 रेशियो में जो हुआ, मानो F1 रेशियो में सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी थे, F2 में जो है वो जो है F1 जनरेशन का 3/4 अपीयर हुआ. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है और ये ड्वार्फ है, तो ये कितना हो गया? 3/4 हो गया, 1/4 हो गया. सो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आए, F2 जो जनरेशन है वहाँ पर वो 3/4 हुए. जो F1 रेशियो में जो इंडिविजुअल आए, दे अपीयर 3/4 ऑफ द F1 जनरेशन इन द F2 जनरेशन. ओके, नाउ द लास्ट जो था आपका, दैट इज जो उसने निकाला रिजल्ट, दैट इज द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए करेक्टर. द टू कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ ए करेक्टर रिमेन्स अनएक्सप्रेस्ड हिडन इन द F1 जनरेशन. कि जो हमारा ट्रेट हमारा हाइट है, उसके दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या हैं? एक है टॉल, एक है ड्वार्फ. तो वो F1 जनरेशन में हिडन रहे, वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुए, बट दे वर एक्सप्रेस इन द F2 जनरेशन. We will study about the conclusions of the monohybrid cross. पहले हमने जो है रिजल्ट स्टडी किए जो कि मेंडल निकाले. अब उसने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या क्या कंक्लूजन निकाले, उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सबसे पहला कंक्लूजन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने ड्रॉ किया, दैट इज गैमीट्स ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स which makes a character appear in the next generation. This something was called by him a factor. The inherited characters are thus determined by the separate unit factors. क्या बोला मेंडल ने बोला कि जो गैमीट्स बनते हैं, जब गैमीटोजेनेसिस होती है, वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ चीज़ लेके आते हैं और उस चीज़ की वजह से जो है नेक्स्ट जनरेशन में जो करेक्टर अपीयर होता है. तो उसने बोला ये जो समथिंग था, दिस समथिंग वाज कॉल्ड बाय हिम, उसको वो फैक्टर बोलता था. गैमीट बोलता है कि मेंडल बोलता है कि गैमीट्स है, दे ब्रिंग समथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स एंड दिस समथिंग मेक्स द करेक्टर टू अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस समथिंग वाज कॉल्ड बाय हिम ए फैक्टर. सो द इनहेरिटेड करेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द सेपरेट यूनिट फैक्टर. जो भी करेक्टर जो वो एक जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उनको यूनिट फैक्टर जो वो कंट्रोल करते हैं. अच्छा, सेकंड जो कंक्लूजन उसने निकाला, देयर आर पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स फॉर ईच करेक्टर. उसने साथ में बोला कि हर एक जो है करेक्टर के लिए एक
पेयर ऑफ फैक्टर्स है। जैसे हाइट है, हाइट के लिए क्या है, जैसे पी प्लांट है उसमें 2 फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, कुछ टॉल होते हैं कुछ ड्वार्फ होते हैं। टॉल के लिए कैपिटल टी करते हैं और ड्वार्फ के लिए जो हम स्मॉल टी करते हैं। सो देयर आर पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर, वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइट इन द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाई द 2 फैक्टर्स सिंस सम प्लांट्स आर टॉल एंड सम आर ड्वार्फ। अच्छा, साथ में ही यहाँ पे जो है एक टर्म जो है जीन इंट्रोड्यूस होगी। जब हम एलील की बात कर रहे हैं, जब हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि जो समथिंग है उसको वो जीन बोलते हैं। मेंडल तो उसको फैक्टर बोलता था, मगर जो डेनिश के बॉटनिस्ट थे जॉनसन, उन्होंने टर्म जीन यूज़ की। जिसको मेंडल एलील बोलता था, जॉनसन ने जो है उस एलील के लिए जो टर्म यूज़ की दैट इज जीन फॉर मेंडल यूनिट फैक्टर इन 1909। द जीन्स वर कैरिड ऑन द क्रोमोसोम। ये जीन जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। मॉर्गन ने इसको अप्रूव किया 1912 में। अब अच्छा, ये आपको लगे बताइए जीन के बारे में कि जीन जो हैं जो मेंडल के फैक्टर्स हैं या मेंडल के जो एलील्स हैं, दे आर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये जो 2 कंक्लूजन निकाले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कि एक तो समथिंग दे ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, दूसरा जो है जैसे पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, इससे जो है उसने जो है लॉ जो है वो 3 लॉज फार्मुलेट किए। एक लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, इसको फर्स्ट बोलता था मेंडल। फिर एक उसने लॉ निकाला लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको वो सेकंड बोलता था। और उसके बाद जो उसने निकाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेग्रीगेशन जो आपको पीछे बताया। और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स क्या है कि ये देखो, ये जैसे कैपिटल टी या जैसे ये कोई और फैक्टर है, कैपिटल वी है, स्मॉल बी है, तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स की वहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ यूनिट और पेयर्ड फैक्टर्स। ठीक है, इसको फर्स्ट लॉ भी बोल देते हैं। This law states that the various hereditary characters are controlled by factors and there is a pair of factors for each character। ये ला क्या बताता है कि जो हेरिडिटी के करैक्टर्स हैं, हेरिडिटी करैक्टर जो होते हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। उनको कौन कंट्रोल करता है? फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर होता है कितना होता है? पेयर होता है, एक पेयर होता है। सो दिस लास्ट स्टेज दैट वेरियस हेरिडिटी करैक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स एंड देयर इज ए पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच करैक्टर। जैसे हाइट है, हाइट के लिए जो एक पेयर होगा जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ। उसी तरह कलर के लिए होगा कि येलो कलर हैं या वाइट कलर के हैं। हर एक करैक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लॉ ऑफ पेयरिंग है। जैसे ये प्योर ब्लैक गिनिया पिग्स है और ये प्योर वाइट गिनिया पिग्स है, तो इनमें हमेशा पेयरिंग है। क्या है इनमें? लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स। ओके, अब हमारे पास थर्ड कंक्लूजन आ गया जो कि मेंडल ने निकाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, दैट इज सर्टेन फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर करैक्टर्स इन द इंडिविजुअल बट सच फैक्टर्स डू नॉट चेंज एंड मे एक्सप्रेस इन द लेटर जनरेशन। उसने बोला कि कुछ फैक्टर जो होते हैं वो अपने दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर, जो उनका जिस करैक्टर को वो लेके जा रहे हैं उसको वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं इन द इंडिविजुअल, बट दे डू नॉट रिमेन हाइड, दे मे बी एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि आपने F1 जनरेशन में देखा, F1 जनरेशन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो सारे के सारे इंडिविजुअल जो वो टॉल आए, वो ड्वार्फ तो आए नहीं कोई भी, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो हिडन नहीं है, बट दैट इज एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज F2 जनरेशन में जो जाकर अपीयर हो गया स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, सो सर्टन फैक्टर्स डू नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स इन द इंडिविजुअल बट सच फैक्टर्स डू नॉट चेंज दे एक्सप्रेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो है इससे क्या प्रूव हो गया? इससे ये प्रूव हुआ देयर इज ए लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो एक्सप्रेस कर जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है, जो एक्सप्रेस नहीं करता है वो क्या होता है? रिसेसिव। अब उसने चौथा कंक्लूजन निकाला, उस चौथे कंक्लूजन से उसने क्या निकाला? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ स्टेट करता है द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। मगर जब गमीट्स बनते हैं तो वो जो है फैक्टर जो अलग हो जाते हैं और हर एक गमीट के पास एक ही फैक्टर आता है फॉर ईच कैरेक्टर। दस दिस फॉर्म द थर्ड लॉ ऑफ हेरिडिटी दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो उसने पांचवा कंक्लूजन जो निकाला, ट्रेड्स डू नॉट ब्लेंड, ट्रेड्स डू नॉट ब्लेंड यानी कि मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स नहीं होती है। मेंडल आल्सो नोटेड दैट नन ऑफ द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन वाज इंटरमीडिएट। आपने देखा कि F1 जनरेशन जो थी वहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल टॉल आए और ड्वार्फ वहाँ पे कोई भी नहीं आया, या टॉल और ड्वार्फ के बीच वाला भी आ सकता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे मिक्सिंग नहीं हुई, जो टॉल था वो टॉल ही रहा, ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर जो वो नहीं होती है। सो मेंडल नोटेड दैट नन ऑफ द प्लांट्स इन द F1 जनरेशन वाज इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन द टू पेरेंट्स। फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स डज नॉट टेक प्लेस। ओके, अब उसके बाद उसने सिक्स्थ कंक्लूजन जो निकाला, दैट इज the two factors of a character are similar in the individuals. The two factors of a character are similar in individual which breed true and dissimilar in the individual which do not। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों फैक्टर जो हैं वो सेम हैं, यहाँ पे भी दोनों फैक्टर क्या हैं? सेम हैं। टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर किसके फैक्टर हैं? हाइट के। इसके फैक्टर हैं ये हाइट के, ये प्योर टॉल है, प्योर जो है ड्वार्फ है। मगर जब F1 जनरेशन आई वहाँ पे हाइब्रिड टॉल आया, यानी कि वो टॉल है,
इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं हो रही है, इसमें एक ही जो है वो आया हुआ है उसका टॉल का और एक ड्वार्फ का है, तो इसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं है. सो टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर आर सिमिलर इन द इंडिविजुअल विच ब्रीड ट्रू एंड डिसिमिलर इन द इंडिविजुअल विच डू नॉट ब्रीड, यानी कि जो हाइब्रिड होते हैं उसमें ट्रू ब्रीडिंग नहीं हुई है. ठीक है. नेक्स्ट 7th जो कंक्लूजन निकाला मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से, दैट इज मेंडल आल्सो नोटेड दैट द रेशियो एक्सप्रेस रेशियो ऑफ 3:1 of the dominant to recessive ratio was actually the hidden ratio of 1:2:1 of the that is pure dominant, hybrid dominant and the pure recessive. From this became evident and this became evident in the F2 generation. आपने देखा ये जो हमारी F2 रेशियो आई है, F2 जनरेशन है, इसमें क्या है, प्योर टॉल है और ये 2 हाइब्रिड टॉल हैं और एक जो है रिसेसिव है, यानी कि इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या है 3:1. फिनोटिपिक रेशियो क्या होती है, जो एक्सप्रेस्ड ऑब्जर्वेबल रेशियो होती है उसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, जो एक्सटर्नल कलेक्टर से देख सकते हैं. तो वो तो आई है, बेशक वो हाइब्रिड टॉल है मगर है तो टॉल ही, 3:1 आई है, एक ड्वार्फ है. मगर ये क्या थी एक्चुअली, इट वाज ये हिडन रेशियो. ये क्या है एक्चुअली, ये प्योर टॉल है, हाइब्रिड टॉल है और जो है ड्वार्फ है, दैट इज 1:2:1, यानी कि 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक जो है वो प्योर ड्वार्फ इंडिविजुअल है. सो उसने यही नोट किया कि ये जो 3:1 रेशियो है वो हिडन रेशियो होती है. वो क्या होती है 1:2:1, दैट इज प्योर डोमिनेंट, हाइब्रिड डोमिनेंट एंड द प्योर रिसेसिव. फ्रॉम दिस बिकेम एविडेंट इन द, ये 3rd जनरेशन में जाकर जो पता चला आ रही है बार बार मेंडल्स फिनोटाइप रेशियो है F2 जनरेशन में. द ऑब्जर्व्ड ऑफ द एक्सप्रेस रेशियो ऑफ द डोमिनेंट फिनोटाइप इज टू रिसेसिव फिनोटाइप, that means 3:1 for the F2 generation carried at monohybrid cross between 2 parents homozygous for both the alternative characters is called the phenotypic ratio. या आप सीधा बोल सकते हैं कि जो एक्सप्रेसिबल या ऑब्जर्वेबल रेशियो है बाय द करेक्टर्स दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो. और अकॉर्डिंग टू दिस कि जो एक्सप्रेस रेशियो है डोमिनेंट फिनोटाइप की, डोमिनेंट फिनोटाइप टू रिसेसिव, हमने यहाँ पे रेशियो किसके बीच में देखनी है, डोमिनेंट के बीच में और रिसेसिव के बीच में. डोमिनेंट जो है वो टॉल होता है, रिसेसिव जो होता है वो ड्वार्फ होता है, उनके बीच की रेशियो आई 3:1 F2 जनरेशन में. और ये कैसे आई, ये हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, किसके बीच में किया, 2 पेरेंट्स के बीच में. वो कैसे थे, होमोजाइगस फॉर द बोथ अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स, दैट इज जैसे कि प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ, दैट इज फॉर हाइट. ओके. अब एक टर्म आ रही है जीनोटाइप होती है. जीनोटाइप कहता है एलिलिक पेयर्स ऑफ द जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर, द एलिलिक पेयर्स ऑफ जीन्स ऑफ ए कैरेक्टर और द जेनेटिक मेकअप ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड जीनोटाइप. जो जब हम जेनेटिक फॉर्म में देखते हैं, जैसे कि हम कैपिटल टी बोल रहे हैं, ये जीनोटाइप है, स्मॉल टी बोल रहे हैं, जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहे हैं, ये जीनोटाइप है. ओके. तो ये जीनोटाइप होता है, जेनेटिक मेकअप इसको बोल देते हैं. द एलिलिक पेयर्स ऑफ ए जीन्स, किसी जीन के जो पेयर्स हैं, एलील्स हैं और किसी करैक्टर के, उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप. और फिनोटाइप क्या होता है, द डिस्क्रिप्टिव टर्म, जैसे कि हम कैपिटल टी को क्या बोलेंगे, टॉल, और स्मॉल टी को क्या बोलेंगे, ड्वार्फ. सो डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर एग्जांपल टॉल एंड ड्वार्फ आर द कॉल्ड द फिनोटाइप्स और एक्सप्रेस्ड ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द फिनोटाइप. ओके. अब आपका लास्ट टॉपिक आज का आ गया पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर या प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉसिस. जब हमने कोई जेनेटिक क्रॉस करते हैं, मोनोहाइब्रिड है या डाइब्रिड है, उसका क्रॉस करते हैं, उसके रिजल्ट्स होते हैं, उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, एक स्क्वायर बनता है जिसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर. सो व्हाट इज पुनेट स्क्वायर, इट इज इफ द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर नोन, द जेनेटिक जीनोटाइप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड. क्या बोला मैंने आपके, इफ द जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट्स, अगर हमें पेरेंट्स की जीनोटाइप्स का पता है, जैसे कि हमें प्योर टॉल का पता था कैपिटल टी और प्योर ड्वार्फ का पता था स्मॉल टी, तो हम उसकी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए चार्ट दैट इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर. हम एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, उससे हम बता सकते हैं कि ये पेरेंट्स का जीनोटाइप है तो उसकी F1 जनरेशन कैसी होगी, उसकी F2 जनरेशन कैसी होगी. सो